वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो साइंस वाली एनसीईआरटीज है 7th क्लास की, इसके अगले चैप्टर को हम लोग देख रहे होंगे, विच इज 9th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। और इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उनको हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पर कराया हुआ है, उसको एक बार जाकर के देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब्जेक्ट्स के भी अच्छे वीडियोज हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लास्ट वाला वीडियो है गांधी जी के ऊपर, उसमें गांधी जी से रिलेटेड एग्जाम्स में जो छोटे से छोटे फैक्ट पूछे जा सकते हैं उनको, और उनकी आइडियोलॉजी को बहुत विस्तार से बताया गया है ताकि मेंस आंसर राइटिंग में भी वो आपके काम आ सके। और प्रीलिम्स के लिए संभवतः कोई ऐसा फैक्ट है जिसको हम लोगों ने छोड़ा है तो एक बार उस वीडियो को भी जाकर के देख रहे होंगे। ठीक है, आइए इधर को आते हैं। लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, इसमें बात किया गया है लाइफ प्रोसेसेस जो जिसके बिहाफ पर कोई सा भी स्पीसीज सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि ऐसे प्रोसेसेस जो एसेंशियल होते हैं सर्वाइवल के लिए लिविंग बींग्स के, और उन प्रोसेसेस में से क्या हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया एंड रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया, और इन्हीं सबको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। पहला चीज जानेंगे, यहाँ पर कुछ खास ऐसा एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखेंगे क्या लिखा हुआ है। बीज एंड जो सनबर्ड्स होते हैं ना, वो नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स को सक करके उनको एनर्जी मिलता है, एक चीज। दूसरा जो स्नैक्स होते हैं जैसे कि पाइथन हो गया, अजगर हो गया, वो डायरेक्ट अपने प्रे को क्या करता है, अपने शिकार को स्वेलो कर जाता है, निगल लेता है। ठीक है, तो ये उसका तरीका हो गया। व्हेन इट कम्स टू एक्वेटिक एनिमल्स, वो क्या करते हैं कि जो टाइनी फूड पार्टिकल्स होते हैं फ्लोट करते हुए, उन्हीं के थ्रू वो क्या करते हैं, वो फीड अपॉन करते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी स्पीसीज हो, लिविंग स्पीसीज हो, उसको सम फॉर्म ऑफ फूड इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। और फूड से क्या मिलता है हम लोगों को, एनर्जी मिलता है। और एनर्जी किस लिए फिर लगता है, इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस को आपको कैरी करने के लिए। ठीक है, एनिमल्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एनिमल्स कंज्यूम फूड, और फूड के भी 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वर्ड मतलब क्या हुआ कि ऐसा फूड, मैक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो मतलब छोटा, ऐसा फूड जो हम लोगों को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसमें 3 आते हैं, कार्ब्स आता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। ठीक है, इसके पहले वाला जो एनसीईआरटी था ना, उसको ज्यादा अच्छा लिखा गया था, बहुत सारा काम का इन्फॉर्मेशन काट दिया गया, पता नहीं क्यों। तो उसमें से भी जो काम की चीजें होंगी उनको हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एक चीज हुआ। दूसरा चीज कि ये देखिए पीपीटी तो है नहीं ना कि इसको बनवाते समय हम बहुत सारा स्पेस छोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ पर जितना लिमिटेड स्पेस है उतने ही में हम चीजों को लिख रहे होंगे, और बहुत जल्दी जल्दी उनको कई बार मिटाना भी पड़ता है। एक किन्हीं ने कमेंट किया था, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि हम आपको बता रहे हैं। तो इसका भी तो सीधा सा सॉल्यूशन है ना कि वीडियो को पॉज करिए, वहां पे जो लिखा हुआ है उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हर व्यक्ति के लिखने का स्पीड अलग अलग है ना, तो उसके बिहाफ पर बहुत देर तक रुकना इज नॉट वाइज। ठीक है, तो आपको कार्ब्स हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स के बारे में, वो एसेंशियल आपको बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, और उसमें 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, क्या इसमें मिलता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि इसमें नाइट्रोजन का कोई सा भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस बढ़ता है एमिनो एसिड में, और एमिनो एसिड आर एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, अब कार्ब्स क्या करते हैं कि हम लोग को रेडली अवेलेबल एनर्जी उपलब्ध करवाते हैं, कि किसी भी लाइफ प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अचानक से आपको दौड़ना पड़ गया। ठीक है, तो दौड़ना पड़ गया मतलब इंस्टेंट एनर्जी चाहिए ना, तो वो सारी चीजें आपको कार्ब्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। इस चीज को जानेंगे, आगे जाकर के वो ब्रेक डाउन कर देते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं उनको ग्लूकोज में, और ग्लूकोज ही एक तरीके से फ्यूल करता है हमारे सेल्स को, टिश्यूज को या ऑर्गन्स को। हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक काम है। आंखों से हम लोग सुनते नहीं है, ठीक है, और कानों से देखते नहीं है। तो इन सारे प्रोसेसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी आपको जितना भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ये सब इसी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से चीजें आती हैं। इसको एक बार जान रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, व्हेन इट कम्स टू कार्बोहाइड्रेट, तो कार्ब्स भी अलग अलग तरीके के आते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में से शुगर, शुगर क्या होता है, ये सिंपल वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, मोनोसेचेराइड्स हो गया या डाइसेचेराइड्स हो गया, एक चीज जानेंगे, शुगर ऐसा होता है। दूसरा चीज की अगर आपको क्विक एनर्जी चाहिए तो आपको शुगर के थ्रू मिलेगा। ठीक है, इसीलिए ना अब देखेंगे गन्ने वन्ने का जूस पीने से इंस्टेंट एनर्जी आ जाता है, ग्लूकॉन डी वगैरह। अगर रिसोर्सेज की बात करिए, कहां कहां से आपको शुगर मिल सकता है,
तो फ्रूट्स में आपको नेचुरल शुगर होता है और मिल्क वगैरह से भी आपको ये मिलता है, ठीक है। कैंडी वगैरह अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे भी आपको क्या मिल रहा होगा, उसके बिहाफ पर भी आपको शुगर मिल रहा होगा। लेकिन वही है कि एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो फिर आपके दांत वगैरह सड़ जाएंगे, ठीक है। वहीं पर जो शुगर होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन जो स्टार्च होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट में से आता है। इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो जो स्टार्च होता है वो कैसा कार्बोहाइड्रेट है, वो भी उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स वाला है जिसमें लॉन्ग चेन देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर, लॉन्ग चेन्स देखने को मिलेगा शुगर का, एक चीज हम लोगों ने जाना। और जब भी रिक्वायर्ड होता है तो बॉडी मस्ट ब्रेक दीज डाउन इनटू सिंपल शुगर्स बिफोर यूजिंग देम एज एनर्जी। एनर्जी के लिए आपको शुगर ही चाहिए होगा। ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें लॉन्ग चेन्स देखने को मिलती हैं शुगर की, और सिंपल अगर आपको यूज करना है तो फिर इसमें आपको केमिकली इसको ब्रेक डाउन करना होगा। अब इसका रिसोर्स, जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने देखा कि कैंडी या सिंपली चीनी उठा के फाँक लीजिए आपको शुगर मिल जाएगा, ठीक है। बट इसके रिसोर्सेस क्या होते हैं, स्टार्च के रिसोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। जो भी होल ग्रेन के ब्रेड्स हो गए, ठीक है, पास्ता हो गया, राइस हो गया, स्टार्ची वेजिटेबल हो गया जैसे पोटैटो या कॉर्न, ठीक है, पोटैटो एंड कॉर्न, ठीक है। तो इसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन वो शुगर वाला कार्ब नहीं है, ठीक है। इसमें आपको कैसा वाला कार्ब है, तो स्टार्च वाला कार्ब है, ठीक है। तो राइस हो गया या पोटैटो हो गया, कॉर्न हो गया, इन सब का एग्जाम्पल नोट डाउन किया जा सकता है एज एन एग्जाम्पल ऑफ योर स्टार्च, ठीक है। तो यहां तक की चीजें हम लोगों ने देखी। अगला एक और तरीके का कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फाइबर कार्बोहाइड्रेट, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हमारी बॉडी उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन मोस्ट ऑफ द फाइबर। इंस्टेड वो क्या करती है कि ऐसे फाइबर्स को पास थ्रू कर देती है जो भी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके थ्रू, और आपको इनके थ्रू क्या महसूस होगा, यू विल फील फुल। आपको लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है। आपके वेट को मैनेज करने के लिए फाइबर एसेंशियल होता है, और इवन गुड के आपको हेल्थ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां तक की चीजों को हम लोगों ने देखा। आगे मोनोसेचेराइड, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि मोनोसेचेराइड्स क्या होते हैं, व्हाट आर मोनोसेचेराइड्स, ठीक है। तो इसका हो सकता है फॉर्मूला पूछ दे, या आपको ऐसा सिंपल शुगर होता है जिसका फॉर्मूला होता है जिसमें कार्बन एन टाइम रिपीट किया, ठीक है, हाइड्रोजन डबल मतलब 2n टाइप रिपीट किया, और ऑक्सीजन जो है वो n टाइप ही रिपीट किया, ठीक है। तो इस चीज को जानेंगे। जो भी पॉलीसेचेराइड्स होते हैं उसमें क्या होता है, लॉन्गर चेन आपको देखने को मिलता है सिंपल शुगर्स का, ठीक है। तो मोनोसेचेराइड्स का फॉर्मूला एग्जाम में पूछेंगे, कार्बन एन और हाइड्रोजन 2n और ऑक्सीजन n, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, n मतलब वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। और पॉलीसेचेराइड्स का फॉर्मूला पूछेंगे तो कार्बन 6 होगा, हाइड्रोजन 10 होगा, ऑक्सीजन 5 होगा, और ये नंबर n टाइम या x टाइम रिपीट कर रहा होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे मोनोसेचेराइड या पॉलीसेचेराइड्स का फॉर्मूला पूछ देते हैं। जो मोनोसेचेराइड्स होता है वो सिंपल शुगर्स होता है, और जो पॉलीसेचेराइड्स होता है वो लॉन्ग चेन्स ऑफ सिंपल शुगर होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है C6H10 और O5, ठीक है। तो इतनी चीजों को हम लोगों ने जाना। अगला चीज जानेंगे कि जो कार्ब्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपल शुगर्स, ठीक है। वो सिंपल शुगर में जब तक नहीं टूटेगा तब तक हमको एनर्जी नहीं देगा। और वो सिंपल शुगर या जो मोनोसेचेराइड जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, वो मोस्टली हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जो बॉडी हमारी प्राइमरी एनर्जी सोर्स के तौर पर जिस चीज को यूज करती है वो यही ग्लूकोज होता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में इससे संबंधित फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज इनटू यूजेबल सेलुलर एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेलुलर
रेस्पिरेशन। और कई बार सेलुलर रेस्पिरेशन का फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है, C6H12 और O6। ठीक है, C6H12 और O6, इसके साथ 6 आपको मोल ऑफ O2, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तभी तो हम लोग को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है ना। ये फिर ब्रेक डाउन होता है 6CO2 में, जिसको हम लोग एक्सहेल कर देते हैं, प्लस 6 मोल ऑफ H2O, और साथ में जो रिलीज होता है वो होता है एनर्जी, और एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड हीट। ठीक है, तो चाहे तो इस फॉर्मूला को नोट डाउन करके रख सकते हैं। एग्जाम में पूछेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें जैसे ये तो बैलेंस इक्वेशन है ना, कई बार क्या करते हैं कि कहीं पर एक कार्बन ज्यादा एक ऑक्सीजन ज्यादा, तो इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेंगे। C6 हुआ, H12 हुआ, O6 हुआ, ये रिएक्ट करता है 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, जो आउटपुट निकलता है उसमें 6CO2 होता है, 6H2O होता है, और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड हीट। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछते हैं आपसे कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी। ठीक है, तो एटीपी का फुल फॉर्म पूछते हैं, इसको भी जानेंगे। और एटीपी को ही क्या बोलते हैं ना, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, इतनी ही बातें काफ पर देखते हैं, बाकी आगे आने वाले चैप्टर्स में जो चीजें होंगी उनको भी हम लोग देख ही रहे होंगे। बट एक चीज जो हमको पर्सनली विजुअलाइज हुआ, पिछला वाला जो एनसीईआरटी था वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव था, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। ठीक है, तो कार्ब्स के बारे में हम लोग ने देख लिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रोटीन, तो प्रोटीन तो हम लोगों ने बात किया है कि भैया प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है। ये क्या होता है कि एमिनो एसिड से बना हुआ होता है, और ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब लार्ज क्वांटिटी में हम लोग को चाहिए होगा। अच्छा, इसका यूज क्या होता है, प्रोटीन का यूज क्या होता है, क्यों हम हमारे बॉडी को चाहिए होगा, तो हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, हमारे लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक किसको कहा जाता है, इस चीज को नोट डाउन करेंगे। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज जो हमारा मसल्स है उसको बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, प्रोटीन चाहिए होगा। अगर कहीं पर हमारा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो रखा है, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रखा है, उसको रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए होगा, प्रोटीन चाहिए होगा। अगर हेल्दी टिश्यूज को मेंटेन करना है तो प्रोटीन चाहिए होगा, और हेल्दी टिश्यूज ही और हेल्दी ऑर्गन्स को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा, प्रोटीन चाहिए होगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि आवर बॉडी कैन नॉट स्टोर प्रोटीन, हमारा बॉडी प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकता है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि रेगुलर डेली इंटेक चाहिए होता है प्रोटीन का, अगर आपको अच्छे हेल्थ को मेंटेन करना है तो। अलग अलग जगहों पर, जैसे अगर आप बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं तो जितना केजी आपका वेट है, लेट से आपको 100 केजी आपका वेट है, तो हर आपको केजी के लिए 2 से 2.5 ग्राम आपको कंज्यूम करना चाहिए प्रोटीन। और अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, मतलब सामान्य अगर आप काम कर रहे हैं, तो भी माना जाता है कि 0.8 से लेकर के 1 ग्राम तक का प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, प्रोटीन में साथ में नाइट्रोजन भी होता है, एक तरीके से ये अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। बिल्डिंग इसका काम होता है, बिल्डिंग मसल्स हो गया, रिपेयरिंग सेल को रिपेयर करना इसका काम हुआ, और बॉडी हमारा प्रोटीन को स्टोर नहीं करके रख सकता है। ठीक है, तो यहां तक की चीजें हम लोगों ने देखी। आगे फिर देखते हैं और आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है। Breaking down of the complex food components into simple form occurs in the long tube called the alimentary canal। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आहार नली। तो आहार नली कहां से कहां तक शुरू होता है, जब हम लोग किसी भी फूड को कंज्यूम करते हैं वहां से प्रारंभ होता है, जब तक वो हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर नहीं निकल जाए, वहां तक
के पूरे प्रोसेस को हम लोग कंसीडर करेंगे एलिमेंट्री कैनल या आहार नली के तौर पर। ठीक है, लेंथ कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर होता है, इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे। और ये भी नोट डाउन करेंगे कि इसका जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में नाम स्मॉल है बट वो लॉन्गेस्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर का। ठीक है, तो आहार नली में वही कि जहां से हम लोग खाना कंज्यूम करते हैं, यहां से कहानी शुरू होती है और जहां पर जो भी वेस्ट मटेरियल हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं वहां तक की चीजों को यहां पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या लिख रखा है, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। पहला तो चीज जानेंगे कि हमारे बॉडी में एग्जाम में पूछते हैं डाइजेशन शुरू कहां से होता है। तो जब हम खाने को च्यू कर रहे होते हैं ना, चबा रहे होते हैं, वहीं से शुरू हो जाता है। हमारा टीथ क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है फूड को स्मॉल पीसेज में। ठीक है, मैकेनिकली वो चूंकि क्रश कर रहे हैं या च्यू कर रहे हैं इसीलिए इसको मैकेनिकल डाइजेशन भी बोलते हैं। इस चीज को जानेंगे, एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि डाइजेशन कहां से प्रारंभ होता है, तो बिगिन होता है विद द माउथ इटसेल्फ। ठीक है, अगला देखिए, रोल ऑफ सलाइवा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, रोल ऑफ सलाइवा के बारे में पूछ रहा है कि थूक का क्या काम होता है। तो पहला चीज तो जान रहे होंगे कि इसमें 99.5% वाटर होता है। ठीक है, तभी तो कुछ अच्छा मिठाई देख करके हम लोग थोड़े बोलते हैं मुंह में थूक आ रहा है, बोल रहे होते हैं मुंह में पानी आ रहा है, और सच भी है बिकॉज 99.5% जो है सो कि वो वाटर बना हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी होता है। इस एक चीज को भी जान रहे होंगे कि इसमें क्या होता है, साथ साथ में व्हाइट ब्लड सेल्स भी होता है। ठीक है, WBC भी आपको सलाइवा में देखने को मिलता है। अगला देखिए क्या लिख रखा है, जो चपाती या राइस है इसमें बेसिकली स्टार्च होता है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है कि पोटैटो हो गया, कॉर्न हो गया, चपाती हो गया, राइस हो गया, इन सब में क्या होता है, स्टार्च होता है। कार्ब्स का ये एग्जांपल है, और कैसा कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स वाला कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, हमारा जो सलाइवा है उसमें एक ऐसा डाइजेस्टिव जूस होता है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। यही कारण है ना कि बोला जाता है कि बहुत समय तक अगर आप चबा करके खा रहे हैं ना तो आपको खाना सडनली मीठा लगने लगेगा। क्यों मीठा लगने लगेगा, बिकॉज बहुत समय तक आपका जो डाइजेस्टिव जूस है वहां पर इफेक्टिवली काम किया, वो केमिकली रिएक्ट किया और उसने क्या किया कि ये स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया शुगर में, और शुगर का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। ठीक है, हाँ ये भी है कि भाई उतना समय तक अब हम लोग चबाते ही नहीं है कि उसमें मिठास दिख सके, जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, निगल लेते हैं। That's why starch food like chapati tastes sweet when you chew it for a long time। थोड़े समय तक चबा करके देखिए वो आपको मीठा लगने लगेगा। और रीजन क्या है, बिकॉज जो डाइजेस्टिव जूस है वो स्टार्च को कन्वर्ट कर दे रहा है शुगर में। ठीक है, टीथ क्लीनिंग वगैरह को लेकर के जनरल बात है कि 2 बार इन सब पे क्वेश्चन वस्चन नहीं है, माउथ वाउथ साफ करिए। ठीक है, नहीं तो टूथ डीके वगैरह होने लगेगा। अच्छा, फिर भी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर वो कौन सा एसिड है ना जो टूथ डीके के लिए, आपको दांतों के क्षय के लिए, दांतों के टूटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो एसिड है लैक्टिक एसिड। इसको नोट डाउन कर लेंगे। कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है कि हमारे टूथ वगैरह का डीके होता है। ठीक है, और जब माउथ में खाना वाना एंटर करता है तो जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, वो वहीं आसपास में जो भी रेसिडुअल फूड होता है, शुगर होता है, स्टार्च होता है, उसको कंज्यूम करना वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, और यही लैक्टिक एसिड क्या करता है ना कि आपके इनेमल को नुकसान पहुंचाने लगता है। इनेमल मतलब होता है दांतों का जो आउटर वाला प्रोटेक्टिव लेयर है ना, उसको ये नुकसान पहुंचाने लगता है लैक्टिक एसिड। पहला चीज जानेंगे। और इनेमल मतलब क्या होता है, आउटर हार्ड एंड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ योर टीथ। ठीक है, और इवेंचुअली क्या हो जाता है कि जब ये आपको नुकसान पहुंचाने लगेगा तो इवेंचुअली इसमें होल वगैरह या कैविटी वगैरह क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, इस चीज को जानेंगे। इस चीज को भी जानेंगे ना कि इनेमल में जब पीएच का वैल्यू, जैसे बच्चों को क्यों कहा जाता है कि बहुत मिठाई मत खाओ दांत खराब हो जाएंगे, क्यों, बिकॉज लैक्टिक एसिड, और बहुत अगर लैक्टिक एसिड वहां पर एक्यूमुलेट हो गया, उसका पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम हो गया, और हम लोगों को पता है कि पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो वो आपको क्या हुआ, बेसिक हुआ, 7 से कम हुआ तो एसिडिक हुआ, और जैसे जैसे जितना कम हो रहा होगा वो ज्यादा एसिडिक। तो अगर 5.5 से कम हो गया ना, 5.5 से कम हो गया, पार्डन में इसको ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, तब क्या होगा
कि आपके दांतों के स्ट्रिप में जो कैल्शियम और फास्फोरस है ना, उसको वो क्या करेगा, डीके करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस एक चीज को भी हम लोगों ने देखा। आगे देखते हैं क्या लिख रखा है। आयोडीन को लेकर के पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने देखा है कि भैया स्टार्च का अगर आपको टेस्ट करना है तो आयोडीन टेस्ट करके देख लीजिए। आयोडीन क्या करता है, ब्लू और ब्लैकिश कलर देता है जब वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो वही बोल रखा है कि अगर चबा चबा करके अगर आप खाना खा रहे हैं, दो जगह पर टेस्ट किया है। बेसिकली ये जानिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया ना कि दो जगह पर एक चबाया हुआ खाना और एक नॉर्मल खाने को यूज किया गया। अब जो नॉर्मल खाना है, नॉर्मल रोटी या चावल है, उसमें स्टार्च है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो इवेंचुअली बहुत आप च्यू करेंगे तो डाइजेस्टिव जूस के कारण वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिख रखा है कि एक जगह चबाया हुआ, एक जगह बिना चबाया हुआ राइस यूज करिए। जहां पर आप आयोडीन टेस्ट करेंगे तो जो बिना चबाया हुआ होगा, जिसमें स्टार्च भरा हुआ होगा, वो ब्लू ब्लैक कलर आपको देने लगेगा। ठीक है, ध्यान क्या देना है, खाने के चबाने पे नहीं, ध्यान देना है आयोडीन टेस्ट स्टार। और तीसरा की इसका कलर कैसा हो जाता है, तो ब्लू और ब्लैक कलर हो जाता है। ठीक है, ब्लू और ब्लैक कलर हो जाता है। अगला चीज देखेंगे तो जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको अगर हम सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन कर दें तो इसी को डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अगला देखिए क्या लिख रखा है सलाइवा के बारे में। जो आपका सलाइवा होता है नॉट ओनली हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द स्टार्च बट ऑल्सो मॉइस्चर्स इट मेकिंग इट सॉफ्ट एंड इजी टू स्वेलो। ठीक है, कोई सा भी सॉफ्ट चीज, जैसे कुल्हाड़ी से अगर आपको गीला लकड़ी को चीरना हो तो उसको बहुत जल्दी आप चीर देंगे। ठीक है, लेकिन वही सूखा लकड़ी इतनी जल्दी नहीं कटेगा। तो सलाइवा न सिर्फ डाइजेस्टिंग में हेल्प आउट करता है बल्कि साथ साथ वो मॉइस्चर कंटेंट भी बढ़ा देता है आपके फूड में, उसको सॉफ्ट कर देता है ताकि हमारे जो खाने का नली है, ठीक है, गले का नली है, इसमें कहीं पे भी वो क्या हो, हम लोग इजीली स्वेलो कर सके और कहीं पे भी कोई हार्ड मटेरियल वगैरह हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक है, यहां से खाना कहां पर आता है, एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब में आता है जिसको फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, और इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ईशोफेगस। ठीक है, वो एक तरीके से साइलेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप माउथ के नीचे चले आएंगे तो एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब होगा जिसको कि ईशोफेगस बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज और आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि यहीं से आपको चीजें डिफरेंट होने लगती हैं। मतलब फूड पाइप, फूड पाइप इसको हम लोग बोलते हैं ईशोफेगस। ठीक है, लेकिन जो विंड पाइप होता है ना, ये सिंपली क्या बोलेंगे, आहार नली। ठीक है, और विंड पाइप जहां से हवा हम लोग क्या करते हैं कि श्वसन के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेचिया। ठीक है, जो विंड पाइप होता है इसको बोलते हैं ट्रेचिया। ठीक है, तो इस चीज को भी जान रहे होंगे, यही रेस्पिरेशन वगैरह में हम लोग यूज करते हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन आप हम लोग इनहेल करते हैं या आपको बाहर को भी निकाल रहे होते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या लिख रखा है, वॉल्स ऑफ द जो फूड पाइप, जो ईशोफेगस है वो जेंटली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। वेव लाइक मोशन आपको देखने को मिलेगा और इसी वेव लाइक मोशन के कारण जो फूड होता है वो हमारे खाने के अंदर चला जाता है और कहा चला जाता है, अगली जगह विच इज स्टमक। ठीक है, दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेस द फूड फॉरवर्ड। आगे को फूड इसी प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, वो पुश करता है। अगला देखिए, अब स्टमक में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, एसिड होता है और म्यूकस होता है। ठीक है, और एसिड में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो डिल्यूटेड होता है या हाईली कंसंट्रेटेड होता है, हाईली कंसंट्रेटेड होता है जिसका की पीएच वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक है। तो भैया अगर इतना बड़ा एसिड हम लोग पेट में लेकर के घूम रहे हैं ना, तो भाई क्यों नहीं हम लोग, मतलब वो एसिड हमारे आंत वात को गला करके स्मॉल इंटेस्टाइन इन सबको डैमेज करके बाहर क्यों नहीं निकलता है, इसकी कहानी आगे दी हुई है, उसको पढ़ें। तो पहला चीज तो जानेंगे कि भैया जो आपको स्टमक में एसिड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और हाईली कंसंट्रेटेड या हाईली एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि उसका पीएच होता है 1 से लेकर के 3। किसी को नहीं कहते हैं कि भाई आप क्या करो कि आप डॉक्टर बोलते हैं इनको एसिडिटी हो रखी है, मतलब पीएच वैल्यू बड़ा कम हो रखा है,
इसका मतलब हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है ना कि भैया अगर किसी को एसिडिटी की समस्या है तो उनको न्यूट्रल चीजें आप प्रोवाइड करवाएंगे, इनो वगैरह पीने से रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम स्टमक कंटेंट्स डाइजेस्टिव जूस होता है, एसिड्स होता है और म्यूकस होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस का क्या काम होता है? जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना, किसमें? तो सिंपल कंपाउंड्स में। इस चीज को जानेंगे। एसिड क्या काम करता है कि न सिर्फ ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, मतलब डाइजेस्टिव जूस भी क्या करता है कि वो ब्रेक डाउन कर रहा है प्रोटीन को, इस पे ध्यान देंगे। और एसिड भी क्या करता है? प्रोटीन को भी आपको ब्रेक डाउन करता है। साथ साथ खाने के साथ साथ जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हम लोग गलती से निगल गए होते हैं ना, या और पैथोजेंस, उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम यही एसिड कर रहा होता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये केमिकल बैरियर होता है, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया या पैथोजेंस हम लोग कंज्यूम करेंगे उनको एक तरीके से किल करने का काम करता है। अब बात यह है कि भाई इतना अगर हाईली कंसंट्रेटेड एसिड है तो वो हम लोगों को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर रहा है? म्यूकस के कारण, क्योंकि म्यूकस क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है द स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड प्रिवेंटिंग डैमेज। ठीक है, तो पहला चीज तो जानेंगे एसिड कौन सा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक चीज हम लोगों ने जाना। और उससे, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारी बॉडी को बचाता क्या है? तो म्यूकस बचाता है। इस चीज को ध्यान में रखें। आगे आ जाइए, स्मॉल इंटेस्टाइन अगला प्रोसेस है। जैसे माउथ, उसके पास इशोफेगस में खाना गया, ठीक है, वो एक तरीके से साइलेंट, फिर स्टमक में, फिर उसके बाद लीवर, पेंक्रियाज और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए है ना क्योंकि पतला है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज्यादा बड़ा होता है। सबसे बड़ा एलिमेंट्री आपको जो आपको कैनल है उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, और 9 मीटर में से 6 मीटर अकेले आपको क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, लिखा भी हुआ है, देखिए लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अगला देखिए क्या लिख रखा है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये रिसीव करता है डाइजेस्टिव सिक्रेशन फ्रॉम 3 सोर्सेस, 3 जगहों से डाइजेस्टिव सिक्रेशन इसके पास आता है। फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इससे ही यहाँ पर आपको चीजें मिलती हैं, इसको डाइजेस्टिव सिक्रेशन मिलता है। और कहां कहां से मिलता है? तो लीवर से मिलता है और पेनक्रियाज से मिलता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि डाइजेस्टिव सिक्रेशन के 3 सोर्सेज, इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ, अपार्ट फ्रॉम दैट लीवर और पेनक्रियाज, इन दोनों। लीवर क्या करता है? जो बाइल जूस होता है वो कहां से सिक्रेट होता है? इसी लीवर से होता है। और ये एसिड और बेसिक में से किस नेचर का होता है? तो बेसिक नेचर का होता है। इस चीज को देखेंगे। साथ साथ बाइल का काम क्या होता है? क्योंकि बेस होता है तो बेस क्या कर देता है? वो आपको जो भी एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है इन फूड मूविंग डाउन फ्रॉम स्टोमक एंड ब्रेक डाउन फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स मेकिंग इट डाइजेशन इजियर। ठीक है, तो बाइल जूस का 2 काम। पहला चीज तो एग्जाम में बार बार पूछते हैं, पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, कि कहां पर ये सीक्रेट होता है? तो लीवर से बाइल जूस निकलता है। नेचर कैसा होता है? तो बेसिक होता है। अब बेस और एसिड को साथ में अगर आप एक जगह रखेंगे तो वो दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और साथ साथ फैट को भी ब्रेक डाउन के लिए ये काम आता है। ठीक है, अगला चीज देखेंगे। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो पेनक्रियाज होता है ना वो सिक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस। ये भी किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। ये भी हेल्प करता है टू न्यूट्रलाइज एसिड्स प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो कार्ब्स को भी ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करता है, और फैट्स को भी ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अगला चीज देखेंगे। जो भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हुआ वो पास ऑन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो मोस्टली कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पर होता है। यहीं से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। किसमें एब्जॉर्ब किया जाता है? तो ब्लड आपको एब्जॉर्ब करके वो वेरियस पार्ट्स तक आपको पहुंचाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कि हाँ ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स है, उस पर्टिकुलर टिश्यू या उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ये न्यूट्रिएंट लगेगा, वहां तक आप क्या करिए। अब शरीर के अंदर रेलवे और रोड का नेटवर्क तो नहीं बना हुआ है ना, लेकिन पानी में भी बह के बहुत सारी चीजें, बाढ़ आता है तो क्या होता है? बहुत सारी चीजें साथ में बह जाती है। तो वही काम हमारे बॉडी में ब्लड करता है। ब्लड के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं
वो हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं या वेरियस पार्ट्स तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, अगला चीज देखिए, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज थिन। ठीक है, थिन होता है और इसमें थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक ये प्रोजेक्शन है। ठीक है, और इनका नाम पता नहीं, पहले के एनसीईआरटी में दिया हुआ रहता था, पता नहीं इन्होंने बहुत जगहों पर मतलब पता नहीं अननेसेसरीली बहुत सारी चीजों को हटा दिया है। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं विली, हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कहां पर विलीज होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या काम करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करने का ये लोग काम करते हैं। ठीक है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन केवल ऐसा होता, लेट से केवल ऐसा होता, तो केवल इतनी ही एक ही सरफेस एरिया होता जहां से एब्जॉर्प्शन होता। लेकिन यहाँ पे देखिए ना कि इनमें से हर जगह से चीजों को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, ब्लड वेसल्स तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो वही लिख रखा है कि ये क्या काम करते हैं, विलीज सरफेस एरिया को इनहेंस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब पता नहीं क्यों इसका नाम वाम क्यों मतलब एनसीईआरटी को अच्छा नहीं लगा, विली या क्या हटा दिया गया है। ठीक है, तो अच्छा, इनका शेप भी एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या पूछते हैं विली के ऊपर? कहां पर होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा कि इनका काम क्या होता है? तो फूड को एब्जॉर्ब करना। तीसरा इनका शेप क्या होता है? तो फिंगर लाइक आपको इनका शेप होता है, बहुत सारी फिंगर्स हैं। ठीक है, मतलब लग रहा है जैसे डाकू उंगली माल ने बहुत सारे लोगों की उंगलियां काट करके रख ली है। ठीक है, और ऐसा क्यों नेचर ने बना रखा है? ताकि बहुत आपका जो सरफेस एरिया हो वो मल्टीपल फोल्ड्स उसमें इनहेंसमेंट हो जाए और तब जाकर के आपका जो बॉडी हो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला देखेंगे एक डिजीज के बारे में लिख रखा है। सेलिएक डिजीज क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन बॉडी का जिसमें ग्लूटीन के साथ बॉडी आपको क्या करता है? रिएक्ट करता है। और ग्लूटीन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जो किसमें मिलता है? व्हीट में, बार्ली में और राई में। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ना वो डैमेज कर देता है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहला चीज तो एग्जाम में पूछेंगे कि सेलिएक डिजीज क्या है। तो इसमें आपको क्या होता है? बॉडी रिएक्ट करता है ग्लूटीन से। ये ग्लूटीन कहां पर मिलता है? तो ये प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन कहां पाया जाता है? तो व्हीट, बार्ली और राई में। अब इसमें होता क्या है कि इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को ये डैमेज कर देता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से ही हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रिएंट्स को विलीज के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन काम नहीं करेगा। इसका मतलब कि अगर आप किसी को सेलिएक डिजीज है तो अब आपको ऐसे आपको ग्रेन्स को कंज्यूम करना बंद करना होगा। व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, राई हो गया और मोटे अनाज मिलेट जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया या रागी हो गया, इनको कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं? ज्वार, बाजरा और रागी क्या होते हैं? ग्लूटीन फ्री होते हैं। ठीक है, इसीलिए तो मोदी साहब ने इन सब का नाम दिया हुआ है ना, श्री अन्न, और अभी इसको प्रमोट भी किया जा रहा है। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हम लोगों ने देखा कि भैया ये मोटाई में मोटा होता है, इसीलिए इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। व्हेन इट कम्स टू लेंथ, तो इसका लेंथ दिया हुआ है केवल 1.5 मीटर। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कहां पर किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बचा हुआ जो है उन सारे खाने को बॉडी ढकेल देता है टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लेंथ इसका क्या है? छोटा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसको देखेंगे, बट वाइडर है, ज्यादा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन संभवतः कहते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि अभी भी अगर कुछ ऐसा चीज था जिसको एब्जॉर्ब करने का जरूरत था बट समहाउ स्मॉल आपको इंटेस्टाइन ने नहीं किया, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कि ये एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को और सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, और इसके बाद ये क्या कर देता है? थर्स मेकिंग द वेस्ट सेमी सोलिड। ठीक है, इसीलिए जो बाहर निकालता है आदमी बॉडी से वो क्या होता है? सेमी सोलिड नेचर का होता है, बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रहा है ना कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, इस सेमी सोलिड वेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? मल बोलते हैं या स्टूल बोलते हैं। ठीक है, ये कहां पर स्टोर होता है? तो लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेक्टम के नाम से जानते हैं, और फर्दर ये एनस के थ्रू आपके बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, अगर फाइबर रिच फूड्स को अगर कोई आदमी कंज्यूम कर रहा है, जैसे फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और होल ग्रेन्स हो गए, तो लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शनिंग को ये प्रॉपर बनाता है
और इसके थ्रू क्या होगा कि जो भी आपको मल का त्याग होगा वो बहुत इजीली होगा। फाइनली निकलता कहां से बॉडी से, तो एनस से निकलता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, द लार्ज इंटेस्टाइन में और क्या होता है, तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं सच एज बैक्टीरिया। अच्छा, ये कभी भी आपके स्टोमक में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो वहां पर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह बहुत हाईली एसिडिक नेचर का एसिड है। लार्ज इंटेस्टाइन कंटेंट वेरियस स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो डाइजेस्ट करने में फूड के काम आते हैं। वो अपना खाना भी वहीं से निकालते हैं, बट समहाउ हमारे लिए भी वो हेल्पफुल होते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं उनको वो सिंपल सिंपल सब्सटेंसेज में तोड़ देते हैं। ठीक है, they break down undigested food, especially the fiber, and produce essential nutrients। तो उनको अपना खाना तो मिलता ही है, साथ में वो हमारे लिए भी हेल्पफुल है। अब इसीलिए इनको गुड बैक्टीरिया बोला जाता है। और गुड बैक्टीरियाज के नंबर को अगर आपको बढ़ाना है अपने पेट में, तो उसके लिए फाइबर रिच फूड खाइए, साथ में फर्मेंटेड फूड खाइए, जैसे कि कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, श्रीकंद हो गया, कंजी हो गया। ठीक है, ये ओवरऑल आपके वेलबींग को बेटर करेंगे। आगे देखिए, चरक संहिता की बात की गई है। चरक संहिता में बात किया गया है, ऐसे फूड्स की चर्चा की गई है जो इजीली डाइजेस्ट कर सके बॉडी, और बहुत सारे मसालों की भी चर्चा की गई है जो कि डाइजेशन को इनहेंस कर सके। इन सारे क्वेश्चंस को ना आजकल एग्जाम वाले क्या करने लगे हैं ना, साइंस का भी अपना एक इतिहास होता है ना, तो उस हिस्टोरिकल पार्ट को आजकल हम देख रहे हैं कि ये लोग एग्जाम में पूछने लगे हैं, तो उसको भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा गाय वगैरह का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब गाय के लिए एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, गाय भैंस के लिए जुगाली। ठीक है, कि भैंस क्या कर रही है या गाय क्या कर रही है, जब भी वो आराम कर रही है तो आप देखेंगे कंटिन्यूअसली वो जुगाली कर रही होती है। ठीक है, इसी के बारे में देखिए लिख रखा है कि ग्रास ईटिंग जो भी एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय हो गई या बफेलो हो गए, ये क्या करते हैं, इनको पता है कि भाई ह्यूमन बींग्स की तरह ये अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, इनको तुरंत जल्दी जल्दी खाना खाना होता है। तो इनका बॉडी ऐसे डेवलप कर गया है कि ये बहुत जल्दी में खाना क्या कर देते हैं कि अपने बॉडी में जल्दी जल्दी में खाना खा लेते हैं, पार्शियली ही च्यू करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में खाना, मतलब आप चबा ज्यादा नहीं रहे हैं। ठीक है, और इसको फर्दर अपने स्टमक में भेज देते हैं। स्टमक में क्या होता है कि पार्शियल डाइजेशन ही हो पाता है, बिकॉज आपने खाने को सही से च्यू नहीं किया हुआ था। तो इनके बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था वो पूरा इसलिए नहीं पचा बिकॉज कंप्लीटली आपने च्यू नहीं किया, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वापस इनके मुंह में आता है, और फिर ग्रेजुअली बहुत लंबे समय में च्यू करके ये लोग क्या करती हैं कि उस खाने को वापस भेजती हैं, और इसी प्रोसेस में कंप्लीट फूड का डाइजेशन होता है। हिंदी में इसको जुगाली बोलते हैं, इंग्लिश में इस प्रोसेस को बोलते हैं र्यूमिनेशन। ठीक है, यहाँ पर देख रखे हैं, ये एक अलग से मैकेनिज्म होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, र्यूमेन। यहाँ से खाना वापस आपके माउथ में आता है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड है उसको फिर ये लोग डाइजेस्ट करती है। ठीक है, तो र्यूमिनेशन का प्रोसेस जिस जिस एनिमल में होता है इसको हम लोग र्यूमिनेंट्स बोलते हैं, इस चीज को जानेंगे। और कोई गाय या जो आपको भैंस है, वो 8 घंटे तक आपको डेडिकेट कर सकती है टुवर्ड्स च्यूइंग द फूड। ठीक है, और फिर यही वापस अंदर जाता है, फिर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स के पास तो दांत वांत है नहीं, लेकिन उनके पास एक चैम्बर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गिजार्ड। ठीक है, फूड क्या होता है कि ब्रोकन डाउन होता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द गिजार्ड, ऑफन विद द हेल्प ऑफ ग्रेट स्मॉल स्टोन्स दैट द बर्ड्स स्वेलो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो बर्ड्स होती हैं वो स्मॉल आपको स्टोन्स को भी स्वेलो करती हैं, मतलब वो क्या प्रयास कर रही हैं कि मैकेनिकल क्रशिंग के थ्रू वो डाइजेशन वगैरह को इनहेंस कर सके। ठीक है, अगला देखते हैं, एक मिनट, एक फोन आ गया है। ठीक है, अगला देखिए क्या लिख रखा है, सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हेल्प बिल्ड एंड रिपेयर द बॉडी, अदर लाइक शुगर आर ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी टू रिलीज एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूट्रिएंट्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं यूजेबल एनर्जी में। ठीक है,
अगले में आ जाइए। हम लोग इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं। यूजुअली लोगों को लगता है कि जो हम लोग ब्रीथ इन करते हैं वो ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नाक में हमारे कोई ऐसा फिल्टर नहीं लगा हुआ है जो ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से अलग कर दे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भैया हमारे बॉडी में हम लोग जो इनहेल करते हैं वो कंप्लीटली ये जो एटमॉस्फेयर का एयर है यही है। मतलब उसमें भी 78% आपको क्या है, नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03 या 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन तो एक तो ये मिसकंसेप्शन दूर करेंगे कि भैया उसमें 100% ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा कि जब हम लोग एक्सहेल करते हैं ना, उसमें भी जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऐसा नहीं है कि सबका सब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसी की कहानी को यहाँ पर दिया हुआ है। इनहेल और एक्सहेल को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं, इस चीज को जानेंगे। खाने के बिना, पानी के बिना तो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन ब्रीदिंग के बिना हम लोग फ्यू मिनट्स भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस कहां पर बिगिन होता है? ठीक है, तो श्वास नली के पास होता है जिसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। और ये कितना होता है, एक पूरा पेयर होता है ना, दो आपको इसमें छिद्र होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को जानेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इस पैसेजेस को बोलते हैं नाजल पैसेजेस। ठीक है, इसमें टाइनी आपको हेयर भी देखने को मिलते हैं। ये टाइनी हेयर क्या करते हैं कि जो भी डस्ट वगैरह है, जो भी अनवांटेड चीजें हैं, उसको एंटर नहीं करने देते हैं। ठीक है, these hairs along with the mucus help trap dust and dirt from the air we breathe in। तो कोई भी अनवांटेड प्रोडक्ट हमारे बॉडी में नहीं चला जाए, डर्ट नहीं चला जाए, इसी के लिए टाइनी हेयर्स वगैरह आपके मतलब जो आपकी नाक है उसमें छोटे छोटे बाल इसी चीज के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद एयर क्या होता है कि भैया विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स तक जाता है। और विंड पाइप को अभी हम लोगों ने देखा कि क्या उसका नाम है, ट्रेचिया। ठीक है, विंड पाइप फॉर्म्स टू ब्रांचेस जो एंटर करते हैं टू लंग्स में। लंग्स भी कितने हैं? दो हैं, रिब्स के बीच में छुपे हुए हैं। लंग्स को किससे प्रोटेक्ट करते हैं? रिब केज से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अगला चीज जानेंगे। लंग्स में ये जो ब्रांचेस है ना, ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं स्मॉल एंड फाइनर ब्रांचेस में, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर में जाकर के एंड करते हैं। बलून लाइक सेक्स, जिनको क्या कहा जाता है? एल वियोली कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक की कहानी हम लोगों ने देखा। ये जो कोविड 19 पैंडेमिक आ रखा था, इसके लिए वायरस क्या था? सार्स कोविड 2 वायरस था। ये किस चीज को अफेक्ट करता था? ये रेस्पिरेशन के सिस्टम को अफेक्ट करता था, जिसके कारण ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आती थी और लंग्स प्रॉब्लम्स के कारण इतने लाखों लाख लोग मर गए। ठीक है, ठीक। अगला देखिए, व्हेन यू ब्रीद इन योर चेस्ट एक्सपेंड्स एज द रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड। ठीक है, जब कोई सी भी चीज एक सिस्टम है, सिंपली ऐसे समझिए, मोदी जी बोलते हैं ना कि मेरा 56 इंच का सीना है। देखा होगा आप लोगों ने कि सेना वेना में क्या किया जाता है कि 2 बार नाप ली जाती है। एक बार बोला जाता है सीना फुला करके, एक बार नॉर्मल। अब आप सोचिए कि अगर आपको सांस लेना है तो दैट मीन्स आप अपने को एक सिस्टम मानिए, सिस्टम में कुछ आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो कुछ नया अगर किसी सिस्टम में आप डाल रहे होंगे तो आपको उसका जो वॉल्यूम होगा उसको भी एक्सपेंड करना होगा। अब वॉल्यूम को एक्सपेंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हुआ? देखिए, वही लिख रखा है कि जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, मतलब वायु को अंदर लेते हैं, तब क्या होता है कि चेस्ट एक्सपेंड कर जाता है, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड। ठीक है, ताकि मैक्सिमम वॉल्यूम हो सके। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? जो डाइफ्रेम है, जो कि डोम शेप्ड का होता है, मसल बिलो द लंग, ये मूव डाउनवर्ड ड्यूरिंग द इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन के प्रोसेस के समय में ये क्या होता है? डाउनवर्ड हो जाता है, ताकि मैक्सिमम आपको वहां पर वॉल्यूम निकल मिल सके। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है एक्सहेल के समय में। रिब्स क्या हो जाते हैं? दे मूव्स डाउन। ठीक है, दोनों चीजें आई पर्सनली बिलीव कि आपको नहीं याद रखनी चाहिए, बस एक याद रखिए कि इनहेल करते हैं तो रिब्स क्या हो रही हैं? रिब्स जो हैं वो, पार्डन मी, हाँ, यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, कि जब भी हम लोग इनहेल करते हैं तो रिब्स मूव अप, ताकि कुछ स्पेस इधर बढ़े, कुछ स्पेस इधर बढ़े, बीच का जो स्पेस है वो बढ़े। लेकिन जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो ये बीच के स्पेस को कम करना होता है। मतलब ये सिस्टम इधर को कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये इधर को कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये इधर को कर गया। ठीक है, दोनों मत जानिए, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, एक ही याद रखिए
और दूसरे वाले केस में जस्ट उसका उल्टा जानिए, ठीक है। एक सामान्य सा चीज, प्राणायाम वगैरह को आप लोगों को पता ही है, 21 जून को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है, इंटरनेशनल योग डे के तौर पर इसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। तो उन्हीं सारी चीजों को सामान्य सी भाषा में लिख रखा है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछेंगे, ठीक है। अगला एक आपको लाइम वाटर टेस्ट किया हुआ है। लाइम वाटर टेस्ट के बारे में उन्होंने क्या पढ़ा हुआ है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये मिल्की आपको उजला हो जाता है जब भी ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। देयरफॉर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब हम लोग एक्सेल कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है वो बढ़ गया होता है। जो हम लोग इनहेल करते हैं उसमें तो 0.03% या 0.04%, लेकिन जब एक्सेल करते हैं तो उसमें 3 से 4% आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता है, न कि सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इनहेल में क्या होता है, अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि जो भी हम लोग इनहेल कर रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक एयर है, तो उसका जो कंपोजिशन है 21% ऑक्सीजन हो गया, 78% नाइट्रोजन हो गया। ध्यान देंगे कि यहाँ पर भले 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में 0.03% भी आए तो उसको भी सच मानना है, ठीक है। और जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसका 4% क्वांटिटी घट गया, 4-5% घट गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का 4-5% बढ़ गया, ठीक है। अगला चीज जानेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, जब हम लोग ब्रीद इन कर रहे होते हैं तो फ्रेश एयर क्या होता है, आउटसाइड से एंटर करता है। ये ऑक्सीजन नहीं होता है, एयर होता है। बार बार इस चीज को बता रहे हैं, एग्जाम में पूछते हैं, बच्चे फंसते भी हैं, क्योंकि बचपन से गलती से हम लोगों ने सुन रखा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। बट हेयर वी कुड सी कि किस परसेंट आपको ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और फिर उसी में से 4-5% कम करके एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को देखेंगे, ठीक है। अगला चीज देखेंगे कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग फ्रेश एयर फ्रॉम द आउटसाइड एंटर्स द लंग्स वाया स्पेसिफिक पाथवेज एंड फिल्स द एल्वियोलीज। एल्वियोलीज क्या करते हैं, इनमें थिन वॉल्स होते हैं सराउंडेड बाय द फाइन ट्यूब। इसमें थिन वॉल जिसके पास आपको फाइन ट्यूब्स होते हैं जिनमें आपको ब्लड कॉन्टेनिंग होता है। अब ये ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी को लेता है। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द एल्वियोलीज वेयर इट इज रिलीज्ड इनटू द एयर, ठीक है। और एट द सेम टाइम ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलीज पासेस फ्रॉम द ब्लड एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगला चीज देखेंगे, हाउ द फूड यू ईट गिव्स यू एनर्जी। अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन देख रखा था, ठीक है। तो उस इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस था, उसका सिग्निफिकेंस यही था ना कि वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को आपको क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो हाउ द फूड यू ईट गिव यू द एनर्जी, द की इज नॉट ओनली द फूड बट ऑल्सो द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हम लोगों को क्या होता है, चाहिए होता है। बिना ऑक्सीजन के ये काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि C6H12O6, उसके साथ जब 6 मोल ऑफ आपको ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो वो 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड देता है और साथ में एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो उस इक्वेशन को जरूर नोट डाउन करके रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछते हैं। इसका मतलब कि एनर्जी हम लोगों को मिलने के लिए केवल खाना नहीं बल्कि ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीजन आउटर एटमॉस्फेयर से ही मिलता है, ठीक है। वही लिख रखा है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा C6H12O6, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाइए, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और एनर्जी मिलेगा, ठीक है। कहां पे है ये रहा, ठीक है। इस चीज को हम लोगों ने देख ही लिया। अगला चीज देखेंगे, exchange of gases ensures that each segment of your body gets oxygen to produce energy। क्योंकि एनर्जी का रिक्वायरमेंट तो हमारे हर टिश्यू, हर ऑर्गन को होता है ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंश्योर करता है कि भैया हमारे बॉडी के हर बॉडी पार्ट को हम लोगों को क्या मिले, ऑक्सीजन मिले और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जा सके, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, अच्छा ब्रीदिंग क्या है, अपने आप में एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन जो एक तरीके से हम लोगों को फूड प्रोवाइड कर रहा है वो केमिकल प्रोसेस है जो कि बॉडी के इनसाइड आपको क्या हो रहा है, एक्सिक्यूट हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज है। ब्रीदिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, और वहीं रेस्पिरेशन जिसके थ्रू हम लोगों को फूड वगैरह मिल रहा है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, केमिकली
दो केमिकल हैं वो किसी और केमिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो अपने आप में एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है बल्कि केमिकल प्रोसेस। अब ब्रीदिंग में क्या हो रहा है कि भैया जो भी केमिकल कंपोजिशन है वो बॉडी में एंटर कर रहा है, जो N2 है आउटर वही N2 के तौर पर रह जा रहा है, ठीक है। तो यहां तक की चीजों को, ये जो चैप्टर है ना ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। Our body has a unique system for the transportation of the nutrients, oxygen and other substances. इसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए या ऑक्सीजन हो गया या अदर सब्सटेंसेस है, इनको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू किया जाता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है। ब्लड को फिर फर्दर हम लोग देखेंगे, व्हाइट ब्लड सेल हो गया, रेड ब्लड सेल हो गया या प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। हार्ट किसकी तरह काम करता है, पंप मोटर की तरह से काम करता है, ये पंप करता है ब्लड को थ्रू द ब्लड वेसल फर्दर इंश्योर करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन या अदर सब्सटेंसेस हर बॉडी पार्ट में चला जाए, जबकि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो जहां पर भी प्रोड्यूस हुए हैं उनको कैरी अवे करके उनको बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम के हिसाब से जानेंगे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके तीन पार्ट, हार्ट हो गया, ब्लड हो गया और ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है। स्मोकिंग के कारण किस चीज के ऊपर अफेक्ट होता है, किस बॉडी पार्ट पे, बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो लंग कैंसर आपको होता है या रेस्पिरेशन से रिलेटेड अदर इलनेसेस भी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त आपको कफिंग हो सकता है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, ये डेंजरस होता है चिल्ड्रन के लिए, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए या इवन अधिक उम्र के लोगों के लिए भी। वो सामान्य सा इंफॉर्मेशन है, कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला देखिए, डू अदर एनिमल्स ब्रीथ द सेम वे एज द ह्यूमंस डू, ठीक है। ह्यूमंस वाला सिस्टम आपको फिशेज में नहीं होता है, फिशेज में क्या होता है, गिल्स होता है, और गिल्स में क्या देखने को मिलता है, ये दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, तो गिल्स में ही इन लोगों के ब्लड वेसल्स होते हैं, और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया बिटवीन द ब्लड एंड द गैसेस डिसॉल्व इन द वाटर टेक्स प्लेस अक्रॉस द गिल्स, ठीक है। वो भी तो सांस लेती है ना, डिसॉल्व ऑक्सीजन है आपको किसमें, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में भी, और वो गिल्स वगैरह के थ्रू सांस वगैरह लेती है, ठीक है। अगला देखिए, एम्फीबियंस में क्या होता है। एम्फीबियंस मतलब ऐसी चीज, इसको हिंदी में बोलते हैं उभयचर। उभय मतलब दो होता है, चर मतलब चलना या कहीं पे भी एग्जिस्ट करना, ऐसी चीज जो जल में भी एग्जिस्ट करे और स्थल पे भी एग्जिस्ट करे। फ्रॉग लैंड में भी सर्वाइव कर जाएगा, वाटर में भी सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। अगला चीज देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जो फ्रॉग्स होते हैं ना ये डिफरेंट बॉडी पार्ट को यूज करते हैं, ये एग्जाम्स का बहुत फेवरेट सा सवाल है। ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज करते हैं फॉर द ब्रीदिंग। फॉर एग्जांपल, जो इनिशियली ये लोग यूज करते हैं जब इनको टैडपोल्स कहा जाता है, तो ये गिल्स के थ्रू ब्रीद करते हैं। जो एडल्ट फ्रॉग्स होते हैं ये लंग्स के थ्रू ब्रीद करना शुरू करते हैं जब ये लैंड पे रहते हैं, जब जमीन पे रहते हैं। लेकिन गैसियस एक्सचेंज ये करना शुरू कर देते हैं जब आपको वाटर में ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वही लिख रखा है कि फ्रॉग्स जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज करते हैं एट वेरियस स्टेजेस। वहीं जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं वो किस चीज को यूज करते हैं, अपने मॉइस्ट स्किन को यूज करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जितना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना इसको थोड़ा माइंड करिएगा, मल्टीपल टाइम्स आपको एग्जाम में पूछा हुआ फैक्ट है, ठीक है। तो इतनी ही चीजें इस चैप्टर में थी, फिर अगले वाले चैप्टर को हम लोग देखते हैं। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि सम हाउ व्यू मतलब बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। और आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई अगर लोग होंगे ना, उस तक भी अगर आप इस वीडियो को पहुंचा देंगे तो दैट वुड बी सच अ ग्रेट थिंग फॉर मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए।